हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो इसमें देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसके शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए दिए गए हैं। एक है क्यू, क्यू और माइनस क्यू, यानी इसके 3 वर्टेक्स ए, बी और सी है। तो ए पर क्यू आवेश रखा गया है, बी पर भी क्यू आवेश रखा गया और सी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, यानी ए बिंदु पर जो आवेश रखा गया उस पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है। उसी प्रकार से बी पर जो आवेश रखा गया उस पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है, और उसी प्रकार से सी पर जो आवेश रखा गया उस पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है। आपको ये ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ए वर्टेक्स पर, यानी जो Q1 आवेश हमारे पास दिया गया है उस पर बी और सी पर रखे आवेश के कारण कितना बल लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो Q1 और Q2 आवेश है दोनों की प्रकृति एक समान है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से Q1 और Q3 दोनों की प्रकृति विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मान लेते हैं कि 1 पर 2 के कारण जो बल है वो F12 वेक्टर है, 1 पर 3 के कारण जो बल है वो है F13 वेक्टर। तो अब दिशाएं क्या हो जाएगी, क्योंकि Q2 Q3 को प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसलिए जो F12 की दिशा है वो किधर तरह है, B से A की ओर। जैसा आपको दिख भी रहा होगा, B से A की ओर, यानी जो Q1 और Q2 एक दूसरे पर बल लगाएंगे वो हमेशा किधर लगता है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है यहाँ पे BA है। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसकी दिशा तो किधर होगी, A से B की ओर, और जो Q1 पर Q2 बल लगाएगा उसकी दिशा किधर हो जाएगी, BA। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि F12 वेक्टर की दिशा किधर है, BA की अनुदिश। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा BA के अनुदिश, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। उसी प्रकार से Q3 जो Q1 पर बल लगाएगा उसकी दिशा किधर होगी, AC के अलॉन्ग होगी, यानी AC के अनुदिश होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, आकर्षित कर रहे हैं। तो F13 वेक्टर की दिशा इधर होगी, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। तो अब आप डायग्राम से देख रहे होंगे कि Q1 को F12 वेक्टर तो इस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा और F13 वेक्टर इस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। अब हमें ये निकालना है कि Q1 किस दिशा में जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि यदि हमारे पास आवेशों का निकाय है और उसमें किसी एक आवेश पर हमने परिणामी बल निकालना है, तो वो परिणामी बल कैसे निकाला जाएगा, उस आवेश पर पहले अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो F12 वेक्टर है, इसको हमें निकालना है, और Q1 पर Q3 के कारण जो बल लग रहा है F13 वेक्टर, उसे हमें निकालना है। और इन दोनों को निकालने के बाद इनका जब सदिश योग हम कर लेंगे तो हमें Q1 पर कुल परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है, आपके अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अब आपका काम क्या है, यहाँ पे F12 वेक्टर और F13 वेक्टर जो दिया गया है आपको, उसका आपको परिणामी सदिश निकालना है। तो उसका परिणामी सदिश निकालने के लिए हम यहाँ पे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पे सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से हम किस प्रकार F1 वेक्टर को निकालेंगे, और फिर हम उसके परिमाण को किस प्रकार निकालेंगे, और फिर उसकी दिशा को किस प्रकार निकालेंगे। तो अब एक एक करके इस काम को करते हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नियम लगाने के लिए हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आप देख रहे होंगे कि F12 और F13 दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दो संलग्न भुजाएं आपको दी हैं। यानी समांतर चतुर्भुज नियम आप कहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे आपको इस प्रकार के दो वेक्टर दिए गए हों, इस प्रकार के दो सदिश दिए गए हों कि उनकी टेल, उनकी पूंछ एक दूसरे के संपाती हो। तो इस तरह से आप F12 वेक्टर और F13 वेक्टर हमें दिए गए हैं। अब उसके बाद इस समांतर चतुर्भुज को हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, F13 के समांतर एक वेक्टर खींच लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा F13 के समांतर ये वाली लाइन है, तो ये वाली भुजा है, F13 के समांतर ये वाली भुजा है, तो ये आपका F13 वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है। उसी प्रकार से F12 के समांतर भी एक भुजा खींच लेंगे। तो यहाँ से आपको F12 वेक्टर, ये वाला जो भुजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, F12 वेक्टर के बराबर मिलेगी। तो इस तरह से आपने सदिशों को शिफ्ट करके इस समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लिया।
अब यहाँ पे हम आसानी से समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम हमें क्या बताता है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर इस तरह से दिए गए हो, जैसे आपको F12 वेक्टर और F13 वेक्टर दे रखे हैं, यानी दोनों की जो टेल है, पूंछ है, एक दूसरे के संपाती है, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा जो कि उन दोनों सदिशों के ही संपाती हो, मतलब वहीं से निकल रही हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो विकर्ण हो सकते हैं समांतर चतुर्भुज के, एक ये वाली विकर्ण हो सकती है और ये वाली विकर्ण हो सकती है, लेकिन इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो कौन सी विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? वह विकर्ण जो कि क्या हो, वहीं से निकल रही हो जहाँ पर कि ये दोनों, जहाँ से ये दोनों सदिश निकल रहे होंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ए बिंदु से ही F13 वेक्टर भी निकल रहा है और ए बिंदु से ही F12 वेक्टर भी निकल रहा है। तो इसी से निकलने वाली जो विकर्ण होगी इन दोनों के सदिश योग को दर्शाएगी। यानी जो F1 वेक्टर होगा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो यहाँ से आपको परिणामी जो सदिश प्राप्त हुआ है F1 वेक्टर, वो बराबर हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर के। इस परिणामी सदिश का परिमाण यदि हमें निकालना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास गणितीय विधि होती है जिसके द्वारा हम इस F1 वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हैं। तो इसका हमारे पास सूत्र होता है जो कि हमने समांतर चतुर्भुज नियम में पढ़ा था। तो इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है कि जो F1 वेक्टर है इसका जो परिमाण होगा वो बराबर होता है अंडर रूट F12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस F13 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ 2 F12 वेक्टर F13 वेक्टर और उनके बीच के कोण की कोज्या यानी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास सूत्र होता है। अब F12 वेक्टर का परिमाण, F13 वेक्टर का परिमाण आपको निकालना है और दोनों के बीच यानी F12 वेक्टर और F13 वेक्टर के बीच जो कोण है वो निकालना है। उस कोण, उन सभी का मान आप इसमें रख दोगे तो आपको F1 वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? F12 वेक्टर का परिमाण निकालना, F13 का परिमाण निकालना और दोनों के बीच का कोण निकालना। तो इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं और फिर निकालते हैं अलग अलग F12 F13 का परिमाण। अब मान लेते हैं कि जो F12 वेक्टर है हमारे पास, इसका जो परिमाण है वो F के बराबर है और कूलम का नियम यहाँ पे लगा के हम क्या कर देंगे? F12 वेक्टर के परिमाण को निकालेंगे। तो F12 वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाएगा? कूलम के नियम का उपयोग करके, कूलम के नियम से जो सूत्र हमें प्राप्त होता है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो सूत्र क्या कहता है? 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेश दोनों समान परिमाण के हैं तो Q स्क्वायर हो जाएगा और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें? L स्क्वायर। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया? F का परिमाण, यानी F12 वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से आप F13 वेक्टर के परिमाण को भी निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं F13 वेक्टर का परिमाण कितना निकलता है। तो F13 वेक्टर देखो आप यहाँ पे आवेश का परिमाण दोनों बराबर हैं, सिर्फ अंतर क्या है? एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो प्लस माइनस से तो हम क्या करते हैं? डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आप Q3 जो आवेश है उसका प्लस साइन ही रखोगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो F13 वेक्टर है उसका मान भी कितना आएगा आपके पास? 1/4πε0 दोनों आवेशों के गुणनफल का स्क्वायर बटे दोनों के बीच की दूरी यानी L स्क्वायर। तो यहाँ से आपने ये भी निकाल लिया। तो आपको दिख रहा होगा ये भी किसके बराबर है? F के बराबर है। तो अब हम इस वाले सूत्र में फर्स्ट समीकरण में F12 वेक्टर का परिमाण और F13 वेक्टर का परिमाण रख देते हैं और दूसरा इनके बीच का कोण भी हमें देखना है। तो जो F12 वेक्टर और F13 वेक्टर है इसके बीच का कोण कितना होगा? देखो आप यहाँ पे देखो कि जो ये वाला कोण है कितने का है? 60 अंश का, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। जब ये 60 अंश का है तो इधर वाला कोण कितने का बनेगा? क्योंकि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में पूरा कोण कितने का बनता है? 180 का बनता है। इधर वाला कोण आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो दोनों सदिश दिए गए हैं उनके बीच का कोण कितना है? 120 अंश का है। तो यहाँ पे आप ये तीनों वैल्यूज का रखो। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो वैल्यूज रखते हैं। F12 वेक्टर यहाँ पे हम इसको F भी लिख सकते हैं, ये F का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका F का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपके क्या हो जाएगा? 2FF। अब दोनों के बीच का कोण कितना है? 120। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दोगे? 120। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 होता है -हाफ। तो यहाँ पे उसकी जगह -हाफ रख देंगे। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस एफ स्क्वायर बचेगा। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा रूट एफ स्क्वायर, जिसको कि हम एफ लिख सकते हैं। तो यानी आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, F1 का जो परिमाण होगा कितना निकल के आएगा, F। और F का मान अभी हमने निकाला था, कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो आपको परिणामी सदिश प्राप्त हो गया और उसका परिमाण भी आपको प्राप्त हो गया। कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। लेकिन एफ क्या है, हमें पता है सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो परिमाण तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसकी दिशा भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो दिशा निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम का ही उपयोग करेंगे। अब देखते हैं इसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी। अब हमें F1 वेक्टर की दिशा निकालनी है। तो दिशा निकालने के हमारे पास दो तरीके। अब आप देख रहे होंगे जो ये F1 वेक्टर है किसके समांतर दिख रहा है आपको, BC के समांतर दिख रहा है। तो यदि हम BC को एक वेक्टर मान लें तो ये BC वेक्टर के ही समांतर है। तो BC की दिशा में यदि हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे BC कैप, तो वो हमें F1 वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी जो F1 वेक्टर होगा उसकी दिशा किधर होगी, BC के समांतर। तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो F1 वेक्टर है ये बराबर हो जाएगा आपका F1 BC कैप। और दूसरी तरीके से यदि हमें इसकी दिशा निकालनी है तो उसके लिए हम tan अल्फा का मान यदि निकाल लें तो उससे भी हमें F1 की दिशा का पता चल जाएगा। तो अब हम दूसरे वाले मेथड से देखते हैं कि F1 की दिशा कितनी होगी। यानी जो F1 है वह F1 के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, यदि हमें ये पता चल जाएगा तो उससे भी हम F1 की दिशा प्रदर्शित कर सकते हैं। मानी नहीं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ये F1 वेक्टर है यानी जो परिणामी सदिश है वो F1 वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है। अब हमारा काम क्या है कि tan अल्फा का मान निकालना। तो tan अल्फा का सूत्र हमारे पास होता है समांतर चतुर्भुज नियम। जब हमने उसका एनालिटिकल मेथड, उसका गणितीय विधि पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि tan अल्फा को किस प्रकार निकाला जाता है। अब इसको मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देती हूँ कि यहाँ पे हम tan अल्फा का मान किस प्रकार निकालेंगे। यदि हमें tan अल्फा का मान निकालना है तो सबसे पहले हम इस चतुर्भुज का नाम रख देते हैं। चतुर्भुज का नाम रख देते हैं AOPQ। अब यहाँ पे हमें tan अल्फा का मान निकालना है। तो tan अल्फा आपको पता होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। यानी यहाँ पे आपको लंब बटे आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जो AO हमारे पास साइड है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर इसको P बिंदु से इस पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम है PM। तो अब आप यहाँ से tan अल्फा का मान निकाल सकते हो। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, PM बटे AM, यानी लंब बटे आधार। अब जो ये AM है किसके बराबर दिख रहा है आपको, PM बटे AM बराबर किसके बराबर दिख रहा है, AO प्लस OM के। अब आपका काम क्या है, PM, AO और OM का मान निकालना। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि जो ये F12 वेक्टर है इसके समांतर ये वाली लाइन है, यानी ये भी F12 वेक्टर है, दोनों समांतर है आपस में। तो जब ये कोण 120 अंश का होगा तो ये वाला कोण भी 120 अंश का होगा। जब ये कोण 120 अंश का है तो यहाँ से हम साइन 120 का मान निकाल सकते हैं और कॉस 120 का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन 120 का मान निकाल लेते हैं। साइन 120 का मान यानी साइन थीटा का मान निकाले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे PM और कर्ण कितना है OP। अब आप OP देख रहे होंगे कि OP किस वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तो F12 के परिमाण के बराबर है। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो PM बटे F। तो यहाँ से PM का मान मिल जाएगा आपको, PM बराबर हो जाएगा F साइन 120 डिग्री। उसी प्रकार से आप cos 120 का मान भी निकाल सकते हो। तो cos 120 निकालते हैं, cos 120 बराबर हो जाएगा cos 120 यानी cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे आपका, अब देखते हैं आधार कितना है। आधार है हमारे पास OM बटे OP। आधार क्या है OM और कर्ण क्या है OP। तो OM बटे OP।
तो ओ पी किस वेक्टर के बराबर है, किस वेक्टर के परिमाण के बराबर है, एफ के बराबर। तो यहाँ पे इसकी जगह एफ रख सकते हैं, तो ओ एम बटे एफ। तो यहाँ से आपको ओ एम कितना प्राप्त हो गया, एफ कॉस 120 डिग्री। अब इन दोनों का मान रख देते हैं हम प्रथम समीकरण में, जो tan अल्फा वाली समीकरण दे रखी है हमें। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan अल्फा बराबर कितना दे रखा है, पी एम। तो पी एम का मान अभी हमने निकाला कितना है, एफ साइन 120 डिग्री। इसकी जगह एफ साइन 120 डिग्री रख देंगे। अब ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए आप देख रहे होंगे F13 वेक्टर के बराबर है। तो F13 वेक्टर का परिमाण यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लंबाई लिखनी है। तो यहाँ पे F उसका परिमाण भी F ही है, तो F रख देंगे इसकी जगह, प्लस और ओ एम का मान कितना है, एफ कॉस 120 डिग्री। तो इसकी जगह एफ कॉस 120 डिग्री रख दो। तो यहाँ से आपको tan अल्फा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं पूरा tan अल्फा निकाल के कितना आता है। ये हो जाएगा आपका एफ साइन 120 होता है आपका √3/2, और यहाँ से आप एफ कॉमन भी ले सकते हो। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 120 होता है -1/2, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको √3/2 बटे यहाँ से हाफ आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर कितना आ गया, √3 से नहीं। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर कितना आ गया, √3। अब आपको पता है कि √3 tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह tan 60 भी लिख सकते हो। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan 60। तो यहाँ से आपको अल्फा कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो F1 वेक्टर है, यानी जो परिणामी सदिश है, वह F13 वेक्टर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इससे आपने उसकी दिशा का भी पता लगा लिया। तो इस प्रकार से आप सदिश के परिमाण और उसकी दिशा को समांतर चतुर्भुज नियम की मदद से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने ए वर्टेक्स पे जो आवेश रखा गया था, उस पर जो परिणामी बल है वो आपने निकाल लिया। तो अब इसी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया हमने ए के लिए की, वही प्रक्रिया हम बी पर रखे आवेश के लिए भी करेंगे, और उसी प्रकार से सी पर रखे आवेश के लिए भी करेंगे, और तब उन पर जो परिणामी बल कितना लग रहा है वो निकाल लेंगे। अब हम बी पर निकालते हैं। तो बी पर निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले ए पर रखे आवेश के कारण जो बी पर बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, 2 पर लग रहा है 1 के कारण, तो इसको नाम दे दिया हमने F21 वेक्टर। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो F21 वेक्टर की दिशा आपको दिख रही होगी, इधर है। उसी प्रकार से जो सी और बी पर रखे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो अब हम 2 पर रखे आवेश पर बल निकाल लें 3 के कारण, तो इसको नाम दे दिया हमने F23 वेक्टर। तो F23 वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, बी से सी की ओर, यानी बी सी के अनुदिश। अब हमें उसी प्रकार से 2 सदिश प्राप्त हो चुके हैं, एक F21 वेक्टर और एक F23 वेक्टर है। यानी Q2 आवेश को एक इधर ले जाने की कोशिश करेगा F21 की दिशा में, और एक इसको BC की दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। तो हमें इसका परिणामी निकालना पड़ेगा। तो इसके परिणामी निकालने के लिए फिर वही अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, और परिणामी सदिश अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा निकाला जाएगा। तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, इन दोनों का सदिश योग होगा, जो कि किसकी मदद से करेंगे, हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके इसका सदिश योग करेंगे। F2 वेक्टर निकालने के लिए F23 वेक्टर और F21 वेक्टर का सदिश योग कर लेंगे, तो उसकी मदद से हमें F2 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। और उसका जो परिणामी है उसको निकालना है, तो फिर हम वही वाला सूत्र लगाएंगे जो हमने अभी लगाया था कि F2 वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, F23 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस F21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और प्लस 2 F21 F23 कॉस ऑफ 120 डिग्री। देखो यहाँ पे भी दोनों के बीच कितने डिग्री का अंश का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का, क्योंकि ये भी 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। F21 और F23 का परिमाण भी सेम है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो F2 वेक्टर होगा वो उसका परिमाण भी F1 वेक्टर के ही बराबर आने वाला है। तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि F2 वेक्टर जो होगा उसका परिमाण F1 वेक्टर के बराबर होगा। और भी इसकी दिशा भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या है कि F2 वेक्टर AC के समांतर है, तो इसलिए AC की दिशा में एक यूनिट वेक्टर, एक एकांक सदिश ले लेंगे, और F2 वेक्टर के परिमाण से उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें F2 वेक्टर की दिशा का भी पता चल जाएगा। यानी F2 वेक्टर के बारे में, F2 सदिश के बारे में हम कंप्लीट जानकारी दे देंगे। तो F2 वेक्टर और F1 वेक्टर की सिर्फ दिशाओं में अंतर है, लेकिन उनका परिमाण एक समान है, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम Q3 आवेश पर निकालते हैं कि Q3 आवेश पर
कुल कितने परिमाण का बल लग रहा है। अब देखते हैं। तो डायग्राम से आप देख रहे हो कि Q1 के द्वारा Q3 पर जो बल लग रहा है वो F31 वेक्टर हमने लिया है और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, C से A के अनुदिश, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। उसी प्रकार से जो B पर रखा आवेश यानी Q2 के कारण Q3 पर जो बल लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया F32 वेक्टर और इसकी दिशा भी किधर हो जाएगी, C से B की ओर। तो दिशा भी बता दी और इसका परिमाण FF ही होगा क्योंकि इसका मान कितना आएगा 1/4πε0 Q² बटे L²। तो परिमाण F तो यहाँ से हमें परिमाण भी प्राप्त हो जाएगा। F31 का परिमाण तो होगा आपका F और F32 का परिमाण भी कितना होगा F। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, F31 का परिमाण हमारे पास है F के बराबर और उसी प्रकार से F32 का परिमाण भी हमारे पास कितना है, F है। अब हमें यदि F3 वेक्टर निकालना है तो F3 वेक्टर यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा निकाला जाएगा। इन दोनों वेक्टरों का इन दोनों सदिशों का सदिश योग होगा। यहाँ पे भी हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लेंगे, जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। एक समांतर चतुर्भुज पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। अब हमें F3 वेक्टर निकालना है तो वो F31 वेक्टर और F32 वेक्टर का सदिश योग होगा। 3 वेक्टर तो हमें पता चल गया है कि वो क्या होगा, F31 और F32 का सदिश योग होगा। अब हमें इसका परिमाण भी निकालना है तो इसके परिमाण के लिए फिर हम वही गणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका हमारे पास सूत्र क्या था कि जो F3 वेक्टर होगा इसका परिमाण निकालना है तो इसका सूत्र वही हो गया F का स्क्वायर यानी F31 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे F स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने। उसी तरह से F32 के मॉड का स्क्वायर वो भी F स्क्वायर ही होगा और ट्वाइस ऑफ दोनों वेक्टरों का परिमाण यानी F और दोनों के बीच का कोण और दोनों के बीच के कोण की कोज्या तो कॉस ऑफ थीटा। अभी थीटा मान लेते हैं, अभी थीटा निकालते हैं कि थीटा कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि F31 और F32 के बीच का कोण कितना है, 60 अंश का है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस 60 रखेंगे। तो इन सभी मानों को हम यहाँ पे रख दें तो हमें F3 वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो F3 वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 60। तो कॉस 60 होता है हमारा हाफ, तो यहाँ पे हाफ डायरेक्ट रख रही हूँ मैं, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यह आएगा आपका 3F स्क्वायर का रूट यानी √3F। तो यहाँ से आपको F3 वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो गया कितना, √3F। इसमें यदि हम F का मान रख दें तो कितना हो जाएगा, ये √3 और F का मान है आपके पास 1/4πε0 Q² बटे L²। तो इतना उसका F3 का परिमाण हमें प्राप्त हो गया। अब हमें F3 वेक्टर की दिशा निकालनी है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो F3 वेक्टर है वो F31 वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो यहाँ से आप tan अल्फा का मान निकालेंगे तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा F साइन, अब दोनों के बीच का कोण यानी F31 और F32 के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 रख देंगे बटे F प्लस F कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका tan अल्फा बराबर होगा F साइन 60 बराबर होता है √3 बटे 2 और ये हो जाएगा F हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस और कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 60 होता है हाफ। तो इन दोनों का मान यहाँ पे रख दिया हमने। तो यहाँ से हमें tan अल्फा कितना प्राप्त हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 बटे 2 और ये हो जाएगा आपका 3 बटे 2। तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो आगे इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर √3 बटे 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3। अब 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना प्राप्त हो गया, तो अल्फा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से आपने F3 जो वेक्टर है उसकी दिशा का भी पता लगा लिया कि जो ये F3 वेक्टर होगा F31 वेक्टर के साथ 30 डिग्री के कोण पर होगा, यानी जो ये F3 वेक्टर है F31 वेक्टर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसकी दिशा भी आपने बता ली। तो इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके यदि आपको आवेशों का निकाय दिया गया है तो उस निकाय में एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत की मदद से कर सकते हैं।
बच्चों, हम इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न कर लेते हैं ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी हो सके। तो अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास 4 समान आवेश हैं जिनका प्रत्येक का मान q है और इनको कहाँ रखा गया, a भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखा गया। जैसा आप यहाँ पे ABCD एक वर्ग देख रहे हो, तो प्रत्येक कोने पर यानी A वर्टेक्स पर, B पर, C पर और D पर 4 आवेश रखे गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ये आवेशों का निकाय आपको दे रखा है, 4 आवेशों का जो निकाय दे रखा है, तो एक पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसको आपको निकालना है, यानी प्रत्येक पर निकालना है, चाहे वो A बिंदु पर रखे आवेश पर हो, चाहे B कॉर्नर पर रखे आवेश पर हो, चाहे C पर हो, चाहे D पर हो। तो सबसे पहले हम B कॉर्नर पर, B बिंदु पर जो आवेश रखा गया है उस पर निकालते हैं अन्य आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि A कॉर्नर पर जो आवेश रखा गया है और B कॉर्नर पर जो आवेश रखा गया, दोनों परिमाण में समान भी हैं और दोनों क्या है, समान प्रकृति के हैं। तो इसलिए एक दूसरे पर प्रतिकर्षणात्मक बल लगाएंगे और ये जो बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो यानी कि Q के कारण A पर रखे आवेश के कारण B पर रखे आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यानी FBA वेक्टर की दिशा ये होगी। उसी प्रकार से B पर रखे आवेश पर C पर रखे आवेश के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यानी FB पर रखे आवेश पर C पर रखे आवेश के कारण बल FBC वेक्टर ये हो गई। तो यानी आपने C बिंदु पर जो आवेश रखा गया उसके कारण B बिंदु पर रखे आवेश पर बल निकाल लिया और उसी प्रकार से A बिंदु पर रखे आवेश के कारण B पर रखे आवेश पर बल निकाल लिया। अब D के कारण भी Q पर बल लगेगा, तो कैसे निकालेंगे। पहले हमारा काम क्या होगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हमें खींचनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि कोलम्बीय जो बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इसलिए इन दोनों को हम मिला देंगे। तो अब दोनों को मिलाने वाली रेखा हमने खींच ली, यानी ABCD का विकर्ण हमने खींच लिया है। अब जो Q आवेश है यानी D पर रखा जो आवेश है वो भी Q के ही समान प्रकृति का है, तो वो भी इस पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षणात्मक बल लगाएगा। तो उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, लेकिन दिशा यहाँ हो जाएगी। और इसका नामकरण क्या करेंगे, B पर रखे आवेश पर D पर रखे आवेश के कारण बल, तो इसको नाम दे दिया हमने FBD वेक्टर। अब अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि Q पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उनको हमने अलग अलग निकाल लिया और अलग अलग निकालने के बाद इनका सदिश योग कर देंगे तो Q पर लगने वाला कुल परिणामी बल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, अब यहाँ पे FBA वेक्टर, FBD वेक्टर और FBC वेक्टर का सदिश योग करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो FBA वेक्टर है और FBC वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कोण बना रहे हैं। अब ये कोण किसके बराबर होगा, जैसे आपको पता है कि ABCD आपको वर्ग दिया गया है, तो यानी ये वाला जो कोण होगा ये 90 अंश का होगा। जब ये 90 अंश का कोण है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 90 अंश का। कैसे कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या होगा, 90 अंश का। यानी FBA वेक्टर और FBC वेक्टर के बीच यहाँ पे कोण कितना है, 90 अंश का है। अब आप FBA वेक्टर और FBC वेक्टर का परिणामी सदिश निकालना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेंगे जिसकी एक भुजा तो BA वेक्टर के बराबर होगी और दूसरी भुजा BC वेक्टर के बराबर होगी। तो इसको हम खींच लेते हैं। ये वाला आपका किसके समांतर है, FBC वेक्टर के समांतर है ये वाली भुजा, तो ये इस भुजा का नाम क्या रख देंगे हम, FBC वेक्टर। उसी प्रकार से ये वाली किसके समांतर है, FBA वेक्टर के, तो इसको नाम दे देते हैं हम FBA वेक्टर। तो अब हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश और इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहले जो परिणामी सदिश होगा वो तो इन दोनों सदिशों का योग होगा और जो कि किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा। तो इस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण ये वाली है, तो यानी इन दोनों का जो परिणामी सदिश यदि हम इसको F वेक्टर मान लें तो जो ये F वेक्टर होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज नियम से जो ये F वेक्टर होगा ये तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, FBA वेक्टर प्लस FBC वेक्टर के, सॉरी। अब यदि इसका परिमाण हमें निकालना है तो इसका परिमाण F वेक्टर बराबर हो जाएगा इन दोनों सदिशों का परिमाण। अब इनका परिमाण कैसे निकाला जाता है, इसका मैंने सूत्र
पहले वाले प्रश्न में भी आपको बताया, इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट FBA के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस FBC के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FBA का परिमाण, इसको FBA लिख सकते हैं। उसी प्रकार से FBC का परिमाण और इन दोनों के बीच का कोण कॉस ऑफ, अब इन दोनों के बीच का कोण अभी देखा था हमने कितना था, 90 अंश का, तो इन दोनों के बीच का कोण यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, FBA का होल स्क्वायर और FBC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको FBA और FBC का मान निकालना है, उनका मान यहाँ पे रख दोगे तो आपको F वेक्टर यानी परिणामी जो सदिश है उसका परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपका काम क्या है, FBA और FBC का मान निकालना। तो अब देखते हैं हम FBA और FBC का मान कितना आता है। अब हम निकालेंगे FBA वेक्टर का परिमाण। तो इसका सूत्र हमें पता होता है कूलम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों आवेशों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको FBA का परिमाण मिल गया। उसी प्रकार से आप FBC का परिमाण निकालोगे, तो FBC का परिमाण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे दोनों के बीच की दूरी वो भी A स्क्वायर है। अब इन दोनों मानों को आपने किस में रख देना है, F वेक्टर के परिमाण जो आपको प्राप्त हुआ है, यानी अंडर रूट FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर वाले में उनका मान रख देंगे। तो अब देखते हैं कितना आता है। अब हम मान रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका मान भी उतना ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके और कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर क्या बचेगा, Q की घात 4 बटे A की घात 4 प्लस Q की घात 4 बटे A की घात 4। इसको आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से Q की घात 4 बटे की घात 4 कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो कितना आ जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा, √2। ये तो आपको F वेक्टर का परिमाण मिल गया, यानी FBA वेक्टर और FBC वेक्टर का परिणामी सदिश आपको प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि Q पर D के कारण भी बल लग रहा है। Q पर D के कारण, D पर रखे आवेश के कारण जो बल लग रहा है, यानी FBD जो वेक्टर है उसकी दिशा और F वेक्टर की दिशा एक ही है। अब हमें F वेक्टर को FBD वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा, तब हमें Q पर कुल परिणामी जो बल है वो प्राप्त होगा। अब हम ले लेते हैं कि Q पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल है वो FB वेक्टर है। तो जो FB वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा हमारा F1 वेक्टर प्लस FBD वेक्टर के। अब हमें इस FB वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो इसके परिमाण के लिए हमारे पास सूत्र होता है। किसी भी वेक्टर के परिमाण निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, ये सूत्र है मॉड ऑफ FB वेक्टर, यानी FB वेक्टर के परिमाणी बराबर होता है F1 वेक्टर के परिमाणी का स्क्वायर FBD वेक्टर के परिमाणी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दोनों वेक्टर का परिमाण का गुणा और उनके बीच के कोण की कोचिया। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम इनके परिमाण को रख देंगे, तो F1 वेक्टर का परिमाण F1 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से FBD वेक्टर का परिमाण FBD स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1 FBD। अब ये देखते हैं हम कि इन F1 वेक्टर और FBD वेक्टर के बीच कोण कितना बन रहा है। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि F1 वेक्टर और FBD वेक्टर दोनों की दिशाएं एक समान है, दोनों की दिशाएं एक समान है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो यानी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 अंश का। तो यहाँ पे आप cos थीटा की जगह cos 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो
कि F1 स्क्वायर प्लस FBD स्क्वायर प्लस 2F1 FBD है हमारे पास। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के जैसे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 प्लस FBD के होल स्क्वायर का ये सूत्र बन गया आपका। और स्क्वायर रूट बाहर से, तो स्क्वायर रूट इस 2 से कट जाएगा। तो जो FB वेक्टर है इसका परिमाण कितना प्राप्त होगा, F1 प्लस FBD। अब F1 और FBD निकालेंगे और उनको आप जोड़ के हमें FB वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है, F1 और FBD निकालना। तो सबसे पहले हम F1 और FBD निकालते हैं। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो F1 वेक्टर है, FBA वेक्टर और FBC वेक्टर का परिणामी सदिश है, तो इसका मान हमने अभी निकाल के रखा है। F1 का परिमाण कितना निकल के आया था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर और √2। अब इसी प्रकार से हमें FBD का परिमाण निकालना है। तो FBD का परिमाण ये बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल। तो Q और Q दोनों आवेश क्या हैं, एक B पर जो रखा आवेश है वो Q है और D पर रखा जो आवेश है उसका मान भी Q है, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखनी है। तो आप देख रहे होंगे कि ABCD एक वर्ग है और जिसकी भुजा क्या AA है, प्रत्येक भुजा AA होगी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर ही होती हैं। अब जो इसका विकर्ण होता है इसका मान कैसे निकाला जाएगा, या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकालो। वैसे आपको ये याद भी होना चाहिए कि जो इसका विकर्ण है उसका मान होता है आपका A√2। तो यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, A√2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, A√2 के वर्ग। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A√2 का वर्ग। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर गुणा गया 2। तो अब आपको F1 वेक्टर का परिमाण भी प्राप्त हो गया, FBD वेक्टर का परिमाण भी प्राप्त हो गया। अब जो आपने दूसरी समीकरण बना रखी है उसमें इनके मान को रखेंगे तो वहाँ से हमें FB वेक्टर का परिमाण भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब इन मानों को हम वहाँ रखते हैं। तो F1 का परिमाण कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर √2। और FBD का कितना निकाला भी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम कॉमन ले सकते हैं, उसी प्रकार से Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √2 प्लस हाफ। तो यहाँ से आपको FB वेक्टर का परिमाण इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी दिशा किधर होगी तो वो देख लेते हैं हम। तो इसकी दिशा किधर होगी, D से B की अनुदिश, जैसा आपको दिख भी रहा होगा D से B के अनुदिश इसकी दिशा है। तो यहाँ से आपने FB वेक्टर का परिमाण भी निकाल लिया और उसकी दिशा भी निकाल ली। अब इसी प्रकार से आप A, C और D पर रखे जो आवेश है उन पर टोटल कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हो, यानी रिजल्टेंट जो फोर्स है वो निकाल सकते हो और उसकी दिशा भी निकाल सकते हो। तो जो सिमेट्री से आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स A पर, यानी जो परिणामी बल होगा A पर, C पर और D पर, उसका मान आपके पास उतना ही आएगा जितना FB वेक्टर का परिमाण आपको प्राप्त हुआ है और दिशाएं इनकी अलग अलग होगी। तो A पर जो रखा आवेश है उसकी दिशा किधर हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो जो A पर रखा आवेश है Q, तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा यानी परिणामी जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, C से A के अनुदिश। इसमें यहाँ पे जो बल लगेगा CA के अनुदिश होगी उसकी दिशा। उसी प्रकार से C पर रखे आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा यानी रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, A से C की ओर। तो यहाँ पे AC के अनुदिश होगी यहाँ पे दिशा। उसी प्रकार से D पर जो आवेश रखा गया है उसका परिमाण तो उतना ही होगा और दिशा किधर हो जाएगी, BD के अनुदिश। तो इस प्रकार से सिमेट्री से परिमाण तो सबका बराबर होगा, बस दिशा में अंतर आएगा और दिशा भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करना है। तो 2 प्रश्न मैंने आपको इसमें बता दिए ताकि इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सको। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे।